नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, समास प्रकरण पर हमारी चर्चा चल रही है। तो दिसंबर 2013 तक के समास से संबंधित जो प्रश्न आए थे उन पर हमने पिछली कक्षा में विचार किया था। उसके आगे का जो विषय है आपका, उस पर हम विचार प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है आपका, अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। अधिहरि का अलौकिक विग्रह क्या है? अधिहरि से पहले भी प्रश्न आया था आपका, वहां पे लौकिक विग्रह के रूप में आया था, यहाँ पे अलौकिक विग्रह है। तो अधिहरि का जो लौकिक विग्रह होता है वो हरौ इति ऐसा है, और अलौकिक विग्रह हरि के लिए सप्तमी विभक्ति का गी आएगा, तो हरि गी, और इति को कहने के लिए यहाँ पर अधि आएगा, मतलब सप्तम्यर्थ को कहने के लिए, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में यहाँ पर हुआ आपका, तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ को कहने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे अधि आएगा। तो आपका अलौकिक विग्रह बनेगा हरि गी और आपका अधि। इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हरिहरौ इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम। कि हरिहरौ यहाँ पर समास विधायक सूत्र क्या है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि हरिहरौ में समास विधायक सूत्र तो द्वंद्व है, तो आपका द्वंद्व वाला तो कोई सूत्र दिया ही नहीं इन्होंने। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछना चाह रहे थे आपका कि पूर्व निपात विधायकम सूत्रम किम। अगर समास विधायक वाला सूत्र का पूछते तो चार्थे द्वंद्व आपका एक ऑप्शन होना चाहिए था। चार्थे द्वंद्व, ये है आपका जो द्वंद्व समास का विधान करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पे जो सूत्र आपके दिए गए हैं ये अधिकांश आपके पूर्व निपात वाले हैं। तो प्रश्न के अंदर वही अभिप्राय हम समझते हुए देखें तो ये प्रश्न का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं कि हरिहरों में हरि घी संजक है और द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में घी संजक जो होता है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है, तो द्वंद्व घी से आपका हो जाएगा। बाकी अजाद्य दंतम अल्पाचतरम, इनके उदाहरण भी पहले बता चुका हूं। अजाद्य दंतम का था ईश कृष्णव, अल्पाचतरम का था शिव केशव। इस तरह से आपको उनको याद रखना चाहिए। अगला आपका व्यधिकरण बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम किम। तो आपके दो प्रकार का आपका शब्द होता है। एक समानाधिकरण, पहले समझ लेते हैं थोड़ा। एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है। तो बहुव्रीहि भी दो प्रकार के हो गए, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि, एक व्यधिकरण। तो समानाधिकरण शब्द का अर्थ क्या? समानम अधिकरणम ययोः, समान है अधिकरण आधार जिन दो का, उसको कहते समानाधिकरण। ये सिंपल भाषा में कहें तो कि जहां पर समस्यमान पदों में समान विभक्ति होती है उसको समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं, सिंपल पार्ट। और जिन समस्यमान पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं उनको व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टतया देखते ही पता लग रहा है कि कंठे कालः, कंठे स्थित कालो यस्य, इस प्रकार का विग्रह होके यहाँ पे, तो कंठे में सप्तमी विभक्ति है, काल में प्रथमा है, तो ये व्यधिकरण विभक्ति वाला बहुव्रीहि समास हो गया। बाकी प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, ये भी समानाधिकरण है। पीताः अंबरो यस्य, ये भी। वीराः पुरुषाः यस्मिन्, ये भी। ये सब आपके समान विभक्ति वाले पार्ट है। तो आपका व्यधिकरण वाला पूछा था तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अव्ययी भाव समासे सहस्य सह केन सूत्रेण विधीयते। तो यहाँ पर आपको सह को स आदेश करने वाला सूत्र बताना है, और वो भी किसके संदर्भ में? आपका अव्ययी भाव। तो सहस्य सह संज्ञायाम, इस प्रकरण में आपको एक सूत्र आता अव्ययी भावे चा काले। ये क्या कहता है? अव्ययी भाव समास में सह को सभाव हो जाता है, लेकिन अकाले, कालवाची हो तो नहीं होगा। इसी आधार पे आपके जो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि में कई सारे उदाहरण आते हैं ना, हरे ही सादृश्यम सहरी, अनुज्येष्ठम के बाद में फिर आता है सद सदृश सख्या सखी इत्यादि करके, उन सब में सह को सभाव इसी सूत्र से आपका होता है। बाकी अव्यय भावश्च हम पहले पढ़ चुके हैं, या तो ये आपका अव्यय संज्ञा करता है आपका, या आपका ये नपुंसक लिंग करता है। अनश्च ये समासांत टच प्रत्यय करता है। नस्त द्वितीय टी भाग का लोप करता है। ये अलग अलग सूत्र थे, लेकिन सह को सभाव करने वाला सूत्र आपका अव्ययी भाव के संदर्भ में है, अव्ययी भावे चा काले। अगला प्रश्न है आपका, मैचिंग करनी है, इसमें मिक्स है आपका। देखो, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, पहले का 4 हो गया।
विशेषणम विशेषेण बहुलम का भी पहले आ चुका है, नीलोत्पलम, नीलम च उत्पलम च नीलोत्पलम। पराजय रसोड़ह, पराजय तो पराजयति मैच हो रहा आपका, ये विभक्ति प्रकरण में, कारक प्रकरण में हम पढ़ेंगे इसको, कि जो असह्य कारक है उसमें आपकी पंचमी हो जाती है परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में, कि वो अध्ययन को अब सहन नहीं कर सकता, तो अध्ययनात् पराजयते। माणवकम पंथानम पृच्छति, अकथितम च का है, जहाँ पे गौण कर्म है आपका, तो माणवकम पृच्छति, पंथानम पृच्छति, या पृच्छ धातु, वहाँ पे 16 धातुएं हम पढ़ेंगे आपकी, कि जहाँ पर द्विकर्मकत्व आपका संभव है तो उसमें पृच्छ धातु भी है आपकी, तो यहाँ पर आपका अकथितम जैसे गौण कर्म के अंदर द्वितीय आदि विभक्तियों का विधान हो जाता है। तो माणवकम पंथानम पृच्छति, तो सिंपल सा हो गया, तो ए का बनेगा 4, एक सही हो गया, औरों की जरूरत ही नहीं थी आपकी। अगर संज्ञा वाला भी पता होता ना, अलोन्त्यात पूर्वपदा, उसी आधार पे आप इसको ठीक कर सकते थे। 4C थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मणः इत्युदाहरणे ब्राह्मणो वर्तते अभिप्रेतः। ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें पूछा क्या इन्होंने कि तत्पुरुष समास में एक उदाहरण बनता पर देव ब्राह्मणः, तो देव ब्राह्मण में जो देव शब्द है या उदाहरण में जो ब्राह्मण शब्द आपका कहा गया है वो किस रूप में है, मतलब देव शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है कि कैसा ब्राह्मण है वो। तो ये एक वार्तिक है, शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम कर्तव्यम। तो वहां पे कुछ उदाहरण आते हैं आपके, उन्हीं उदाहरणों में से आपका ये है शाक प्रधान पार्थिव, शाक पार्थिव। तो वहां पे शाक का अर्थ है कि शाक प्रधान, और प्रधान का वहां पे लोप हो गया, शाक प्रधान पार्थिव, शाक पार्थिव, प्रधान का उत्तर पद का लोप हो गया। ऐसे देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, वहां पे देव शब्द का अर्थ क्या था, देव पूजक ब्राह्मण, और यहाँ पर पूजक शब्द जो उत्तर पद था उसका लोप होकर जब समस्त पद बना आपका तो क्या बन गया, देव ब्राह्मण। तो सामान्यतः इस तरह से एकदम से फोकस नहीं जाता, लेकिन यदि आपको अर्थ पता होता कि कैसा है ब्राह्मण, वो देवों की पूजा करने वाला जो ब्राह्मण है उसको हम देव ब्राह्मण कहेंगे। तो देव पूजक, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका अलम कुमार्यई इत्यस्य समस्तम रूपम किम। ये थोड़ा सा कठिन सूत्र है आपका, कठिन प्रश्न आप लगा लीजिए कि अलम कुमार्यई, ये आपका तत्पुरुष समास के संदर्भ में आता है, और तत्पुरुष समास में परवल लिंगता का जब प्रकरण चलता है तो एक वार्तिक आता आपका, द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, कि वहाँ पे द्विगु समास में, प्राप्त में, आपन्न में या अलम जो पूर्व में है, ऐसे तत्पुरुष समासों में या गति समास में परवल लिंग, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से जो परवल लिंग आपका हो रहा था उसका वहां पर निषेध किया है। तो उसी में एक ज्ञापक निकालते हैं आपका कि अलम कुमार्यई, यहाँ पे अलम कुमारी ही रूप बना, तो कह रहे हैं कि अलम कुमार्यई इस विग्रह के साथ में कोई समास विधायक सूत्र तो है नहीं कि जो इसको समास कर सके, तो कैसे समास हो जाएगा आपका, तो कहेंगे अतएव ज्ञापकात् समासः, कि जो एक वार्तिक द्विगु प्राप्तापन्नालम जो आपका वार्तिक है उससे जो परवल लिंगता का प्रतिषेध किया गया है, यदि मान लीजिए समास ही ना हो, समास नहीं होगा तो परवल लिंग ही प्राप्त नहीं होगा, जब नहीं होगा तो निषेध क्यों किया, निषेध तो प्राप्ति पूर्वक होता है। इस निषेध से ही पता लगता है, इस निषेध के ही सामर्थ्य से यहाँ पर अलम कुमारी में समास होके अलम कुमारी ही ऐसा आपका रूप बन जाएगा। ठीक है, पाठ ध्यान रखिएगा, अलम कुमारी रूप बनाया जा सकता था, वार्तिक नहीं भी ध्यान हो, कुमारी का आपका ह्रस्व ई होके अलम कुमार ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कठिन तो था क्योंकि यहाँ पे वार्तिक से आपका प्रश्न आया था। अगला आपका 2014 के देखिए, पंचमीं विना सार्वविभक्तिकः अम भावः कस्मिन् समासे विधीयते। तो अव्ययी भाव समास में एक प्रकरण चलता है, नाव्ययी भावादतों पंचम्याः तृतीया सप्तम्योर बहुलम। तो वो अव्ययी भाव समास में कहते हैं कि सुप का लुक नहीं होगा बल्कि पंचमी को छोड़कर सभी सुपों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आपका होगा ये सूत्र आपका, नाव्ययी भावादतों तो पंचम्याः, वो अम भाव करेगा आपका लेकिन पंचमी विभक्ति को छोड़कर। जैसे अधिगोपम आपका रूप जो आया था उदाहरण के रूप में, उसी में बनता आपका कि गोपी अधिगोपम। एक अगला सूत्र और भी आता है, तृतीया सप्तमी और बहुलम, उसको भी समझ सकते हैं आपका। वो क्या कहते हैं कि अदंत अव्ययी भाव से उत्तर
तृतीया और सप्तमी इन दो को बहुलम अम्भावो भवति, बहुल करके अम्भाव होता है। तो जब अम्भाव हो जाएगा तो उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम रूप बन जाएगा। तो जब आपका अम्भाव नहीं होगा तो तृतीया और सप्तमी दोनों रहेंगी, तो उपकृष्णेन ये रहेगा, या उपकृष्णे सप्तमी वाला हो जाएगा, ये रूप है। तो उपकृष्णेन उपकृष्णम ये भी बनेगा, उपकृष्णे उपकृष्णम ये भी बनेगा। ये दो पार्ट थे आपके सूत्र के जो अम्भाव के संदर्भ में कुछ कार्य आपका करते हैं। तो दोनों का आप ध्यान रखिएगा, दोनों इंपोर्टेंट आ सकते हैं दोबारा भी। अगला है आपका द्यंगुलम इत्यत्र को लौकिक विग्रह। द्यंगुलम में लौकिक विग्रह क्या है यह आपको बताना है। तो द्यंगुलम के अंदर आपका जो विग्रह बनता है वो है द्वे अंगुली प्रमाणमस्य इति द्यंगुलम। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रमाणे द्वशदघ्नई मात्रचः, एक सूत्र आता है आपको जो प्रमाण अर्थ में तीन प्रत्यय करता है, द्वशच दध्नच और मात्रच। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहार्य क्या कहता है कि उस तद्धितार्थ की विवक्षा में ही, प्रत्यय नहीं होता है, उसकी विवक्षा में ही यहाँ पर क्या होता है, द्वि और अंगुली इन दोनों का आपका समास हो जाता है प्रमाण अर्थ को कहने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर विग्रह क्या बना आपका, द्वि अंगुली प्रमाणम अस्य। तो यहाँ पे तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादे है, इस सूत्र से आपका क्या हो जाएगा, समासांत अच प्रत्यय होके अंगुली का ई का लोप आदि होके द्यंगलम रूप आपका बन जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बनेगा। अगला आपका अधस्तन युग्मा नाम तालिकाम चिनुता। तो यहाँ पे आपको जोड़ना है। तो इसमें कई सारे पार्ट है, कुछ विभक्ति प्रकरण का भी पार्ट है, कुछ आपका इसका है। जैसे अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया का क्या होता है, अपवर्ग होता है फल, क्रियायाम समाप्ति फल प्राप्ति, क्रिया के समाप्त होने पर फल की प्राप्ति हो जाना। तो अन्ना क्रोशीन व अनुवाको अधीतः, तो डी का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, कि नियम रूप से उपस्थित होने वाला जो अर्थ है उसको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। उसके उदाहरण आपके पहले वाले, उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम, ये हो जाएगा। रात्राहनाह पुंसी, इसमें रात्र और अहन शब्द का सीधा प्रयोग है, ये आपका अहोरात्र शब्द बन जाएगा। और अक्षणो दर्शनाति समासांत प्रत्यय करता है, तो वहां पर आपका गवाक्षः बन जाएगा। इस तरह से आप मैच कर सकते हो। तो कुछ समास के हैं, जैसे अक्षणो दर्शनाथ है, रात्रनाह पुंसी समास वाले हैं, ये 2 आपके विभक्ति वाले हैं। इस आधार पे आपका ए का बनेगा 3, एक से ही हो गया आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। कठिन नहीं था क्योंकि देख कर देखो, अक्षणा में अक्षी था ना, गवाक्ष में अक्ष था, मैच करके कर सकते हैं। रात्राणा पुंसी में अहन शब्द था, यहाँ भी अह था, रात्र था, इसको देख के कर सकते हैं। इसलिए आपका प्रश्न किया जा सकता था। जून 2015 का शोभनो राजा इत्यस्य समस्तम पदम किम। तो शोभनो राजा, इसका समस्त पद क्या बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पे शोभनो राजा में आपका कुगति प्रादय से प्रादि तत्पुरुष समास होता है। वो समास होने के बाद होता क्या है, राजा सखिभ्यष्टच, एक सूत्र है आपका, राजा सखिभ्यष्टच, वो टच समासांत प्रत्यय करता है। और यदि टच समासांत प्रत्यय हो जाता आपका तो फिर आपके नकार आदि का लोप होकर सुराजह रूप बनता। लेकिन एक सूत्र आता है उससे अगला, न पूजनात्। न पूजनात् क्या कहता है आपको, कि पूजा अर्थ में आपके जो शब्द हैं उनके परे रहने पर समासांत प्रत्यय नहीं होता है। तो समासांत प्रत्यय नहीं हुआ तो सिंपल सुराजा रूप बना। अच्छा प्रश्न था आपका, गलत होने की संभावना थी क्योंकि सामान्यतः माइंड क्या जाता है आपका, राजा इस पे जाता है। लेकिन न पूजनात् से यहाँ पे समासांत प्रत्यय टच का निषेध होने के कारण से सिंपल सुराजा रूप बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। दिसंबर 15 का देखिएगा, रूपवती भार्या यस्य इत्यस्य समस्त पदम किम। तो इसका समस्त पद क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो रूपवती भार्या यस्य, ये बहुरी समास है, तो स्पष्ट दिख ही रहा आपका अनेक अन्य पदार्थ से। यहाँ पर होता है क्या, स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्कादनु, एक सूत्र है आपका, वो सूत्र पुंवद भाव करता है। तो रूपवती जो था इसको पुंवद भाव हो जाएगा, तो रूपवद भार्यः ऐसा आपका रूप बनेगा थर्ड ऑप्शन के रूप में। ये ध्यान रखना आपका, रूपवद भार्यः। पूरी सिद्धि जानने की आवश्यकता नहीं है, जो जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण में पढ़े हुए सूत्र हैं उनका कार्य आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कार्य करते हैं और किन किन उदाहरणों में करते हैं। तो यहाँ पे पुंवद भाव हुआ स्त्रियाः पुंवद सूत्र से, और पुंवद भाव किस में हुआ कि रूपवती को रूपवत हो गया, तो रूपवत भार्य ऐसा आपका रूप बनेगा। अगला प्रश्न, महांश्चासौ राजा च इत्यस्य समस्तम पदम भवति। तो महान तो और उस राजा,
तो यहाँ पे क्या बनता है, महाराजः, ऐसा आपका रूप बनेगा। तो जो महत शब्द था मूल, उस महत के आन महत समानाधिकरण जातियों से आ आदेश होके महाराजः। तो ये आपका तत्पुरुष समास था। उस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका आन महत जो सूत्र है उसके कारण ये आपका उदाहरण पूछा गया, क्योंकि व्यक्ति को क्या लगता कि महत शब्द है तो महद राजा बनना चाहिए था, या महाराजा जो सामान्य हम बोलते हैं वो बनना चाहिए था। और यदि राजा के आ के संदर्भ में पूछे कि आ किसे चला गया, तो राजा सखिभ्यष्ट से जो टच समासांत प्रत्यय होता है उसके कारण से टी भाग का नस्त अद्वितीय से लोप हो कि महाराजः ऐसा बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन बनेगा 1 महाराजः। अगला आता है गवाम अक्षी इव इत्यत्र समस्त पदम अस्ति। तो ये आपका अक्षणो दर्शनात् जो ऊपर हमने सूत्र पढ़ा था उसमें लिखा ही था आपका गवाक्षः, ऐसा आपका रूप बनेगा। और अक्षणो दर्शनात् से कौन सा समासांत प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है। तो वो भी याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं गवाक्षः इत्यत्र कः समासांतः प्रत्यय विहितः, कौन सा समासांत प्रत्यय विहित किया गया, अच प्रत्यय आपका होता है अक्षणो दर्शनात् से। तो गवाक्ष बन गया। तो गवाम अक्षी इव, यहाँ पे षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये नहीं आएगा, जो मूल में दिया वही आपका आएगा। फिर अगला जुलाई वाला है अधिगोपम इत्यत्र अव्ययी भाव समासः कस्मिन अर्थे भवति। ये पहले आ चुका है, आपका विभक्ति अर्थ में होता है, विभक्ति के अर्थ में कि गोपी इति इति अधिगोपम, सप्तमी भक्ति के अर्थ में आपका ये समास हो जाएगा। व्यधिकरण बहुव्रीहि समासे किम ज्ञापकम, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या ज्ञापक है आपका। तो इसमें सूत्र जो आपका ना सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि हो वो है आपका, क्योंकि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि क्या कहता है कि बहुव्रीहि समास में सप्तमी जो सप्तम्यंत पद है या विशेषण जो विशेषण पद है उसका पूर्व निपात होता है। पूर्व के बारे में कहा उसका, तो हमारा सप्तमी है तो सप्तमी कब होगी आपकी, जो व्यधिकरण होगा कंठे कालो यस्य। अब कंठे में क्या है आपका, ये सप्तमी वाला है, काल आपका प्रथमा वाला है। तो इस सप्तमी कहने से ही पता लगता है आपका कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। बाकी जितने भी आप बहुव्रीहि समास के पाठ देखोगे, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, सब में दोनों में समान विभक्ति है। इस तरह से आपका समान विभक्ति वाले ही है सारे पद आपके जितने भी देखेंगे। लेकिन कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर समान विभक्ति नहीं मिलती, तो वो पता किससे लगता है, इसी सूत्र की सप्तमी पद से पता लगता है कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम इत्यनेन जायते कि वैधिकरण बहुव्रीहि समासोऽपि भवति। सितंबर 16 का देखिएगा, अभ्यासादागतः इत्यत्र तत्पुरुष समास विधायको नियमः कः, कि अभ्यासादागतः यहाँ पे तत्पुरुष समास का विधान करने वाला नियम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे सूत्र से स्पष्ट दिख रहा है आपका स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन, ये तत्पुरुष समास आपका करता है आपका। तो स्तोक अंतिक दूर इन अर्थ वाले जो शब्द हैं, स्तोक वाला हो गया, अंतिक और दूर अर्थ वाले हो गए आपके, और कृच्छ शब्द हो गया। इन शब्दों का जो सुबंत है आपके अन्य उनके साथ समास होता है तत्पुरुष समास। और वो कैसा समास सुबंत होना चाहिए, क्ता। तो आगता में देखिए क्ता प्रत्यांत है आपका गम धातु से, और अभ्यास क्या आपका अंतिक अर्थ वाला शब्द है, अभ्यास का अर्थ होता है आपका समीप। तो यहाँ पर दोनों का समास हो गया कि अभ्यासात आगतः अभ्यासादागतः। और यहाँ पे पंचमी का लुक क्यों नहीं हुआ, तो पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, ये भी याद रखिएगा, एक सूत्र है आपका लुक प्रकरण में, पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, उससे स्तोक आदि से उत्तर जो पंचमी थी उनका अलुक हो गया। तो स्तोकान्मुक्त, अंतिकादागत, अभ्यासादागत इत्यादि उदाहरण आपके बन जाएंगे। द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानाम इति सूत्रस्य तुर्यांगवाचक पदस्य कस्मिन् उदाहरणे संघटनम भवति। तुर्यांगवाचक जो पद है सूत्र में, तूर्य एक प्राणीवाची है, एक तूर्यवाची है, एक आपका सेनांगवाची है। तो तुर्यांगवाचक जो पद है उसका उदाहरण कौन सा है वो उदाहरण हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर प्राणी का देखो तो आपका पाणीपादम हो जाएगा, तूर्य का देखो तो मार्दंगिक वैणविकम, मृदंग और वीणा ये दोनों आपके वाद्य यंत्र होते हैं, और तूर्य का अभिप्राय होता है वाद्य यंत्र। रथिकाश्वरोहम, रथिका और अश्वारोही ये सेनांगवाची हो गए। त्वक्सृजम अलग से दिया है आपका, ये समासांत एक टच प्रत्यय होता है, द्वंद्वाच्युदशहांतात समाहारे, वहां से उदाहरण उठा लिया। तो आपका तुर्यांगवाचक पूछा था तो आपको फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा मार्दंगिक वैणविकम।
अगला अनुगंगम वाराणसी इत्यत्र अनुगंगम इति समस्त पदे अव्ययी भाव समास विधायकम सूत्रम किम अस्ति। ये जो आपका उदाहरण पूछा है ये आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि अनुगंगम वाराणसी लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण नहीं है। तो ये आपका यस्य चायामः का उदाहरण है। अनुर्यत समया यस्य चायामः तिष्ठत गुप्रभृतीनि च, ऐसे सूत्र आपके आते हैं अविभाव के प्रकरण में। तो अनुर्यत समया से अनु की अनुवृत्ति आती है, ऊपर से लक्षणे नाभिमुख्य से लक्षणे की। तो होता क्या आपका वहां पे कि यस्य आयामः, कि जिसके द्वारा आयाम, जिसका आयाम हो, जिसका वो दीर्घता बता रहा हो, उसके साथ में अनु का समास हो जाता है। तो अनुगंगम वाराणसी, तो वाराणसी की दीर्घता बताई जा रही है किसके द्वारा, गंगा के द्वारा। कि वाराणसी कितना है कि वो गंगा के साथ साथ आपका फैला हुआ है, कि गंगा की जितनी लंबाई है उस लंबाई के साथ साथ आपकी वाराणसी फैली हुई है। तो यहाँ पे यस्य चायाम से आपका समास होगा। सिलेबस से बाहर का था, कोई बात नहीं, एक आधा प्रश्न ऐसा आ जाता है। अनुविष्णु इत्यत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन अर्थे अव्ययी भाव समास। यहाँ पे अविभाव समास है, तो आपको बताना किस अर्थ में है। तो विष्णोः पश्चात अनुविष्णु, तो पश्चात अर्थ में आपका यहाँ पर समास होता है। समीप में तो उपकृष्णम इत्यादि थे। असंप्रति निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम, अनुपूर्व वाला आपका अनुज्येष्ठम इत्यादि है। तो यहाँ पे अनुविष्णु के लिए अनुविष्णोः पश्चात अनुविष्णु, ऐसा आपका यहाँ पर अर्थ बनेगा। आगे पूछा व्यूढ़ो रस्कः इत्यत्र कीदृशः समासः। तो व्यूढ़ो रस्क में आपका बहुव्रीहि समास है। यदि इसका विग्रह करना चाहे तो हम कह सकते हैं व्यूढ़म उरो यस्य सह, कि विस्तृत है या विशाल है छाती जिसकी, उस व्यक्ति को कहेंगे व्यूढ़ो रस्का। ऐसा पुरुष आपका व्यूढ़ो रस्का कहलाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास आपका होता है। अगला आपका परार्थाभिधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम कस्मिन प्रयोगे न प्रवर्तते। तो आपके समास के प्रारंभ में आती परार्थाभिधानम वृत्ति की, जो 5 प्रकार की वृत्तियां आती है आपकी, वो वृत्ति कैसी होती है, पर के अर्थ का अभिधान करने वाली होती है। तो यहाँ पे ये बताना कि ये वृत्ति का जो लक्षण है इन 4 उदाहरणों में से किसके अंदर घटित नहीं होता है। तो पहले वृत्ति किस किस में होती है वो हम देख सकते हैं। किस किस में कृत में वृत्ति होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तद्धित की वृत्ति हो गई आपकी, एक समास की हो गई आपकी, एक शेष की हो गई, और आपकी सनाद्यंत की हो गई। ऐसे 5 प्रकार की आपकी वृत्तियां होती हैं। तो कुंभकार है आपकी कृदंत की वृत्ति होगी, औपगव में आपकी तद्धित की होगी, पीताम्बर में समास की होगी, विद्यते में तो तिंग प्रत्यय हुआ है। तो यह इन 5 प्रकार की वृत्तियों में से कोई भी नहीं है, तो विद्यते आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि इत्यत्र अव्ययम विभक्ति इत्यादि न कस्मिन अर्थे अव्ययी भाव समासः। कि ये आपका जो हरि शब्दस्य प्रकाश जो किया है आपका, इससे जो इति हरि शब्द बना, इसमें किस अर्थ में आपका समास हुआ है। तो शब्द प्रादुर्भाव, कि हरि शब्द जो, देखो शब्द से ही मैच हो रहा, हरि शब्दस्य प्रकाशः, शब्द प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रकाश, कि शब्द का, कि हरि शब्द जो है वो घर घर में आपका प्रकाशित हो रहा है, ऐसा करके इति हरि शब्द का अर्थ यहाँ पर बन जाता है। सिंपल ही था ये तो। फिर दिसंबर 18 का देखिएगा आपका वागर्थाविव इत्यत्र कतमः समासः। तो जो हमने केवल समास आपके पढ़े थे ना, उन्हीं केवल समास के अंतर्गत ही आपका वागर्थाविव ऐसा उदाहरण आपका आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल समास। अगर विग्रह करना चाहो तो क्या बनेगा, वागर्थौ इव, वागर्थौ इव, ये आपका लौकिक विग्रह हो जाएगा आपका। अलौकिक करना चाहोगे, वैसे तो विग्रह होते ही नहीं है इनके, क्योंकि ये नित्य समास होते हैं, फिर भी वाच सु अर्थ सु, ऐसा आप कर सकते हैं इसको, वागर्थौ इव। फिर यहाँ पे होता क्या है, इवेन समासा विभक्त्य लोपश्च, वार्तिक तो नहीं दिया है आपका ना, हाँ सिंपल केवल समास है कि इव के साथ समास हो जाता है और विभक्ति का आपका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका वागर्थाविव, औ का लोप ना होके फिर अयादि संधि होके वागर्थाविव, ऐसा आपका रूप बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोंकितेषु समास प्रकरणानुसारम केन सह कस्य संबंधः।
किसका किसके साथ संबंध है वो हमें बताना है। ये जो प्रश्न है आपका, वैसे तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र है उन सूत्रों से बाहर है आपका, फिर भी अगर देखना चाहें तो इसको जैसे देखिए नीचे से वर्णानाम आनुपूर्वेण, जो वर्णवाची है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जिस क्रम से है वे उसी क्रम से उनका यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राह, ये एक वार्तिक, उस वार्तिक का उदाहरण है आपका। न निर्धारण क्या कहता है, उसका समास का निषेध करता है कि निर्धारण में जो षष्ठी है निर्णाम, उसका अन्य पद के साथ में समास ना हो, तो निर्णाम द्विजः यह आपका हो जाएगा। पुमान स्त्रिया क्या कहता है, पुमान स्त्रिया सह अवशिष्यते, कि पुमान और स्त्री मतलब पुल्लिंग और स्त्री दो शब्दों का यदि समास हो तो पुल्लिंग शेष रहेगा, तो हंसश्च हंसीच हंसौ ये हो जाएगा। जातेश्च क्या कहता है, पुमद भाव का निषेध करता है, तो शूद्र भारी है। तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न था क्योंकि सिलेबस से बाहर था, तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसका ये भी अभिप्राय नहीं कि हम सिलेबस से बाहर का जितना विषय सारा पढ़ें, कोई आ जाता है तो उसी हिसाब से, जैसे वर्ण का पार्ट है तो वर्ण से ब्राह्मण मैच हो रहा है, तो बी का 4 देखिए आपका, बी का 4 बी का 4 3 है आपके मैच करके। और देख सकते हैं हम आपका जैसे पुमान स्त्रिया, हमें पता है कि ये एक शेष का है, अगर थोड़ी सी भी जानकारी हो। ये निर्धारण देख लो, निर्धारण क्या, निर्णाम द्विजा, निर्धारण का तो हमने पता ही, निर्धारण सप्तमी हम कारक विभक्ति प्रकरण में पढ़ी हमने। तो मनुष्यों में जो द्विज है ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है, तो डी का आपका 3 हो गया, डी का 3 ये हो गया आपका, ठीक है। तो एक ये भी हट गया आपका, ये भी हट गया, डी का 3 सॉरी ये 2 बच गए आपके। अब और देख लीजिए थोड़ा सा, ए का वही पुमान स्त्री आपको करना पड़ेगा कि पुमान आपका अवशिष्य थे, तो ए का 2 हो गया। इस आधार पे थोड़ा कठिन तो है, कठिन है तो क्या कर सकते हैं, तो 4th ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है जी। आगे मालाम अतिक्रांत अतिमाला इत्यत्र समास विधायकम वर्तते, तो यहाँ पे कई सारे वार्तिक आते हैं, अत्यादय क्रांताद्यर्थे, अत्यादय कुष्टाद्यर्थे, ये तो सिंपल सा पूछा है। अतिक्रांत अर्थ है वो क्रांत्यादि अर्थ में, अत्यादि जो है उनका समास होता है, तो अत्यादय क्रांत्यादर्थे द्वितीय या, इस वार्तिक से यहाँ पर समास हो जाएगा। अगला प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्यभाव समासो विद्यते, अर्थम अर्थम प्रति विप्रत्यर्थम, तो यहाँ पे वीप्सा अर्थ में समाप्त होता है। वीप्सा में क्या होता है, पौनः पुण्यम भृषार्थो वा, पौनः पुण्यम, या तो हम बार बार करें उसको चीजों को पुण्यम, या भृषार्थे ज्यादा करें, तो व्याप्तुम इच्छा आप कह सकते हैं सिंपल पार्ट में। वीप्सा मतलब व्याप्तुम इच्छा, कि अर्थ के प्रति व्याप्त करने की इच्छा हो रही है, पुनः पुनः उस चीज को कर रहा है, तो प्रत्यर्थम वीप्सा अर्थ में आपको यहाँ पर अव्यभाव समास हो जाएगा। सितंबर 20 का देखिए, द्वित्राह इत्यत्र कह समासः, ये थोड़ा सा आपका यूनिक उदाहरण था। ये भी देखा जाए तो लघु सिद्धांत कौमुदी के सिलेबस से बाहर है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में द्वित्राह आपका उदाहरण नहीं है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में शायद आता हो तो समास प्रकरण में। तो देखो संख्यावाची में कई तरह के समास हो सकते हैं। द्वित्राह का अर्थ क्या होता है, द्वौ वा त्रयो वा, तो द्वित्राह बन गया। तो हम क्या देखते हैं, द्वि आदि देख के हमें लगता है कि ये तत्पुरुष समास होगा संख्या पूर्व होने के कारण से, ऐसा आवश्यक नहीं है। संख्या पूर्व होने में भी कई तरह के समास हो सकते हैं, चारों ही समास आप कह सकते हैं हो सकते हैं। जैसे कुछ के उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे द्वौ च, दश च, द्वादश, ये आपका द्वंद्व समास हो गया आपका, ठीक है। ऐसे तत्पुरुष में आपको पता ही आपका होता है। तो ऐसी बहुव्रीहि समास भी होता है आपका, द्वौ वा त्रयो वा, तो यहाँ पे जो द्वित्राह शब्द बना, ना तो ये द्वौ को कहता है न त्रय को कहता है, उन दोनों की संभावना अर्थ में जो आपका अन्य पदार्थ है उसको कहता है, तो द्वित्राह में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास तो है ही आपका, संख्या पूर्वो दिगुः पंचसु कपालेषु संस्कृतः, अविभाव में पंचगंगम इत्यादि आगे नदी भीष्य इत्यादि से जो होते हैं। तो देखो चारों ही समासों में संख्या पूर्व मिल सकती है। अविभाव में पंचगंगम सप्तगंगम इत्यादि, तत्पुरुष में संख्या पूर्व वाले आ जाएंगे, पंचसु कपालेषु संस्कृत पंच कपाल इत्यादि। बहुव्रीहि का ये हो ही गया। इस तरह के और हो सकते हैं आपके। द्वंद्व के अंदर आपके द्वौ च दश च इत्यादि जो संख्यावाची आपके हैं, एक च दश च एकादश, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके बन सकते हैं। दिसंबर 21 का देखिए, अध्यात्मम अत्र कतमः समासः, यहाँ पे क्या समास है, तो वही अधि वाला हो गया आपका अव्यभाव समास।
जैसे अधिहरि था आपका, फिर अधिगोपम था आपका, उसी प्रकार से अध्यात्म बन जाएगा। तो आत्मनि इति अध्यात्मम अव्यभावः समासः। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानि इमानि विभक्ति क्रमेण प्रदर्शयत। कि तत्पुरुष समास में द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी ऐसे करके ना अलग अलग विभक्तियों में तत्पुरुष समास होता है। तो उन्होंने पूछा कि क्रमशः द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का ऐसे क्रमशः आपको प्रस्तुत करने हैं। तो देखिएगा जो सरल सरल है वो देखिए, पहले सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, ये द्वितीय तत्पुरुष है। चोरात भयम, चोर भयम, ये पंचमी हो गया। यूपाय दारू, यूप दारू, ये चतुर्थी वाला हो गया, आपको तदर्थार्थ में पहले बताया था। राज्य पुरुष, राज पुरुष, षष्ठी वाला हो गया। धान्येन अर्थ, धान्यार्थ तृतीय वाला हो गया। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। पहले सी आएगा आपका, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा। अपने आप ही ऑप्शन बना लीजिएगा आपका। सी के बाद में आपका ए था, और ए के बाद में आपका था ई, सी ए ऐसा थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका है घनश्यामः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम वर्तते। घनश्याम, यहाँ पे समास विधायक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है आपका, और वो होता आपका उपमानानि सामान्य वचनैः, कि सामान्यवाची कि घन इव श्यामो कृष्ण, इसका पूरा अगर हम बनाना चाहें तो बने घन इव श्यामो कृष्ण। तो घन बोलते बादल, कि बादल के समान काले जो है कृष्ण, उसको कहेंगे घन श्याम। तो उपमान और उपमेय, जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान कहेंगे, जिसकी उपमा दी जा रही है उसको उपमेय कहेंगे। तो इस उपमानवाची शब्द का सामान्य वचन जो दोनों में कॉमन पाया जाता है श्यामत्व, वो सामान्य हो गया। तो उपमानवाची शब्दों का सामान्यवाची श्याम के साथ में समास होके घन श्याम आपका बन गया। तो ये आपका सही प्रश्न था। उपमानानि सामान्य वचन ही, कठिन तो नहीं था लेकिन हाँ ठीक ठीक था। तो ये आपका अगला है तत्पुरुष समासस्य भेद द्वयम किम। इनमें से तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो आपको जानने हैं। इतरेतर तो द्वंद्व का हटा दो, तदगुण सविज्ञान बहुवरी का ये हटा दो। प्रादि तत्पुरुष समास है, उपपद है। प्रादि वाला है आपका कुगति प्रादय से होता है, उपपद वाला उपपद मतिंग से होता है। तो ये ए और बी आपका ऑप्शन बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ए और बी। बस ये थे आपके 2022 तक के, जून 2022 आप कह लीजिए आपके प्रश्न। तो काफ़ी सारे प्रश्न थे आपके जो सरल थे, कुछ प्रश्न थे जो कठिन थे, कुछ प्रश्न थे जो सिलेबस के बाहर के थे। सिलेबस के बाहर वालों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एक आधा प्रश्न आता है तो आप कॉमन सेंस के द्वारा उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस के बाहर का कवर करना अगर आप सोचेंगे और व्याकरण का बेस आपका अच्छा नहीं है तो आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ जाएगा। तो उनको आप छोड़ दें। बस लघु सिद्धांत कौमुदी में जिन जिन चीज़ों को दिया गया है उनको ही आप पक्का करने का प्रयास करें। तो ये आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं।